प्यारे बच्चों, हम लोग ने कार्बन तथा उसके यौगिक में कुछ तत्वों का यौगिकों का हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं इसके बारे में हम लोग ने पद्धतियों को पढ़ा कि पहली पद्धति होती है साधारण पद्धति। साधारण पद्धति में उनके प्रकृति गुण स्थान के आधार पर हम लोग उसका नामकरण कर लेते हैं। दूसरा जो हम लोग ने पद्धति पढ़ा जो मुख्य पद्धति है, जो विश्वव्यापी पद्धति है, जो हर जगह हर देश में हर राज्य में हर महाद्वीप में लागू होती है, उस पद्धति को हम कहते हैं जेनेवा पद्धति या IUPAC पद्धति। उसका पूरा नाम हम लोगों ने बताया था, देखा था। आई से होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि IUPAC पद्धति का पूरा नाम बताइए, तो 1 नंबर का पूछ दिया जाता है और उसको आप बता देंगे तो 1 नंबर मुफ्त में पा जाएंगे। मुफ्त का मतलब आप लिखेंगे तभी पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसका आपको पूरा नाम जरूर याद होना चाहिए कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस प्रकार से उसका पूरा नाम होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि IUPAC नाम लिखने के लिए कुछ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ अलावा हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ होते ही पूरा करते ही हैं, अगर उसके अलावा अतिरिक्त कुछ और अन्य तत्व या कुछ कॉम्बिनेशन यौगिक के रूप में यौगिक आयन द्विक आयन जो रूप में उसमें जुड़ते हैं तो उनका नामकरण कुछ बदल जाता है। उनके नामकरण करने के लिए कुछ उस मुख्य जो श्रृंखला होती है कार्बन हाइड्रोकार्बन की, उसके अंत में या तो पहले अंत मीन्स होता है अनुलग्न जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, और पहले पूर्व लग्न बोलते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो पहले या अंत में कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिससे उनका नाम कुछ बदल जाता है। तो उन्हें हम जिन तत्वों को या आयनों को हम जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह, कुछ क्रियात्मक समूह को हम लोग ने लिखा और हम बताए थे पिछली वीडियो में कि आप उसे याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा आपको क्रियात्मक समूह तो उसका IUPAC नाम बनाने के लिए आपको फायदा रहेगा, आप आसानी से बना लेंगे। यदि आपको क्रियात्मक समूह याद नहीं है तो उसका आप IUPAC नाम जो है कि अच्छे से लिख नहीं सकते हैं, या आपको जब समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है तो लगा नहीं पाएंगे, या लगा रहेगा तो उसका नाम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उसका जरूरी है। अब बात यह हो गई कि आपको मान लीजिए कि क्रियात्मक समूह आपको याद हो गया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, तो उनको आप याद कर लीजिए। याद कर लिए तो अब कैसे हम उसका नामकरण कैसे करेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विभिन्न विधियां हैं। तो हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। नामकरण की सबसे पहली विधि है, सबसे पहले नंबर 1 विधि ये होती है कि यदि हम सबसे पहले देखते हैं कि उस कार्बन की जो श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला है वो कितनी लंबी है, वो कौन सी लंबी है, टूट गई है, तो उस लंबी श्रृंखला को हम लोग देखते हैं कि उस लंबी श्रृंखला में कार्बन कितने हैं। तो जैसे कि ये कार्बन है C C C C C, इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन ऐसे जुड़े हैं। अब आपको बताया जाएगा कि जब तक इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं लगे हैं तो उसमें उस बंध को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन होता है। हम बता दिए कि कार्बन के कितने संयुक्ताएं होती है, कितने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक ये सिंगल बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। 3 इलेक्ट्रॉन बच गए तो उनको पूरा करने के लिए बेचारे हाइड्रोजन इसलिए चाहते हैं कि उसको आपको पूरा करना ही है बंधन। इस प्रकार से 1 2 3 और 1 ये 4 हो गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन में 1 और 2 ये बंद हो गए, 2 अभी इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस प्रकार से आप हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसको आप ऐसे जोड़ देंगे,
इसको भी आप ऐसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप बात करते हैं तो आप गिन सकते हैं कि कुल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये कौन से होंगे। मैं बता दूं आपको कि जब सिंगल बंध से अगर कार्बन सभी कार्बन जुड़े हैं और उसके सभी बंधों को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वह एल्केन परिवार होता है। कौन होता है? एल्केन परिवार होता है। उनका नामकरण हम एन एल्केन करते हैं। क्या कहते हैं? एन एल्केन, एन एल्केन करते हैं। अगर लंबी श्रृंखला है उसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा है, केवल कार्बन की ही श्रृंखला है, तो उसको हम एन एल्केन कहते हैं। अब एल्केन की बात ये है कि वह कार्बन के जो मुख्य श्रृंखला है वो कौन सी श्रृंखला है, तो आप कार्बन को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हम याद करने के लिए वो एक श्रृंखला बनाए थे, मुख्य श्रृंखला बनाए थे कि छठे कार्बन पे कौन सा होगा। मेथ एथ प्रो ब्यूट हेक्स हेक ऐसे बताए थे मैंने। तो छठे नंबर पर कौन सा होगा? हेक्स होगा। कौन सा होगा? हेक्स होगा। तो हेक्स में आपका ये एल्केन परिवार है, एल्केन परिवार में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। और हमने कहा कि यदि वह केवल एल्केन परिवार की लंबी एक श्रृंखला है तो उसमें एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं, एन हेक्सेन। इस प्रकार से पहला नियम हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए। पहला नियम यह है कि कोई भी कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं कि उस लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन लगे हैं। यदि वह सिंगल बॉन्ड से है, एकल बंध से है, अर्थात सीधे कह दिया जाए कि एकल बंध से यदि कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है तो उसका नामकरण हम एन एल्केन से करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस श्रृंखला में कुल 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं और ये सिंगल बंध से हैं तो उसको हम एल्केन कहेंगे, अर्थात हेक्स में एन जोड़ देंगे, हेक्सेन हो जाएंगे। तो उसमें एन लगा देते हैं, एन हेक्सेन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एन हेक्सेन हो जाते हैं। अब बात आप करते हैं कि हेक्सेन का सूत्र, आप एल्केन के सूत्र को आप पढ़े हैं कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो कहने का मतलब जितने हाइड्रोजन, जितने कार्बन है, अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने? 6 × 12 = 14। अब देख लीजिए कि हाइड्रोजन 14 है, कितने 14 है? 1 2 3 इस पे हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 और 1 14। तो इस प्रकार से 14 हाइड्रोजन हो गए। तो C6H14 यह किसका सूत्र हो गया? हेक्सेन का सूत्र हो गया। तो सूत्र से भी हो गया। ऐसे लंबी श्रृंखला है तो IUPAC नाम पढ़ने के लिए इसका नाम कहेंगे एन हेक्सेन। अंग्रेजी में भी उसी तरह से करते हैं, एन हेक्सेन। क्या कहते हैं? एन हेक्सेन। ये पहला नियम है। पहला नियम फिर से सुन लीजिए। यदि कोई कार्बन की एकल बंध से जुड़ी हुई श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है, तो उनको हम एन एल्केन के नाम से नामकरण करते हैं। अर्थात ये 6 कार्बन थे तो इसको हम कहेंगे एन हेक्सेन। क्या कहेंगे? एन हेक्सेन। इसी प्रकार से और भी आप बता सकते हैं, अन्य भी बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 या 4 ही करिए हैं। अब इसको हाइड्रोजन से मैंने जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 4 × 8 = 10। देखिए है। अब 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूट होता है। सिंगल बंध से है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, एन जोड़ देंगे उसमें। और ये एकल बंध की लंबी श्रृंखला है तो कहेंगे यन ब्यूटेन। क्या कहेंगे? यन ब्यूटेन। क्या कहेंगे? यन ब्यूटेन। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो यह इसका क्या हो गया? IUPAC नामकरण। मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण किस प्रकार से करते हैं उसका आपने थोड़ा सा नमूना देखा। तो इस प्रकार से ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम ये होता है कि यदि उस कार्बन की श्रृंखला में यदि कोई क्रियात्मक समूह आ जाते हैं,
क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो उसका नामकरण हम उस क्रियात्मक समूह के सफिक्स या प्रीफिक्स पूर्व लग्न या अनुलग्न के आधार पर करते हैं। लेकिन वह क्रियात्मक समूह किस कार्बन पर लगा है उसकी व्याख्या भी हम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वह किस कार्बन पे लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है, तीसरे कार्बन पे लगा है, चौथे कार्बन पे लगा है, किस कार्बन पे लगा है, तो इसके अनुसार हम करते हैं। जैसा कि मैंने बता दूं कि यहाँ पे ऐसे कार्बन की श्रृंखला है, माना कि ये 5 कार्बन जुड़े हैं और इसको जो है हमने यहाँ पे जोड़ दिया एक Cl, क्या लगा दिया, Cl क्रियात्मक समूह लगा दिया। बाकी सबको जो है हम हाइड्रोजन विचारे से जोड़ देंगे। हमने बता दिया कि हाइड्रोजन विचारा क्यों कहते हैं, विचारा इसलिए कहते हैं कि कार्बन का साथ देने के लिए अगर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है तो केवल हाइड्रोजन ही उस वर्ग को पूरा करता है। इसलिए इस हाइड्रोजन को अगर हम विचारा कहते हैं तो उसमें थोड़ी सी भी बात संकोच करने की नहीं है। अब देखिए इसमें क्रियात्मक समूह का लगा है कौन सा, क्लोराइड लगा है। क्या लगा है, क्लोराइड लगा है। क्लोराइड क्रियात्मक समूह लगता है तो उसको हम इसके पूर्व लग्न में क्लोरो जोड़ते हैं। हेलो परिवार का है, हेलोजन परिवार का है। उसमें बताया गया कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इस प्रकार से है। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो जोड़ेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो जोड़ेंगे, आयोडीन है तो आयोडो जोड़ेंगे और फ्लोरीन है तो फ्लोरो जोड़ते हैं, उसको हम जोड़ देते हैं। लेकिन बात यह है कि उस किस कार्बन पे लगा है। मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे तो देख रहे हैं कि इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन से, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन से है। सपोज करें ये तीसरे कार्बन पर न होकर के यहाँ पे होता तो किधर से गिनेंगे, तो जिधर से कार्बन की संख्या उस क्रियात्मक समूह कार्बन पे जो लगा है, जिधर से कार्बन की संख्या कम आती है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 चौथे स्थान पे आएगा। जबकि हम राइट साइड से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे कार्बन पे आ रहा है। तो जिधर से संख्या काउंट करने पे क्रियात्मक समूह की संख्या काउंट करने पे कम आती है, हम उधर से उसकी गिनती करते हैं। तो उसको हम उसके सर पे लिख देते हैं, बल्कि ऐसे लिख देंगे तो आपको कंफ्यूज होने की बात खत्म हो जाएगी और अब दिखाई देगा कि साक्षात दिखाई देगा कि ये किस कार्बन पे क्लोराइड लगा है। तो किस कार्बन पे लगा है, दूसरे कार्बन पे लगा है। इसलिए इसका जब नामकरण हम करेंगे तो 2 क्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 क्लोरो कहेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पहले ही लगाते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लिख देते हैं 2 क्लोरो, क्लोरो हो गया 2 क्लोरो। अब उसके बाद देखिए ये कितने कार्बन है, कौन सी मुख्य श्रृंखला है, तो कार्बन की कौन सी मुख्य श्रृंखला 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पे काउंट करके रख चुका है। तो 5 कार्बन वाली मुख्य जो श्रृंखला होती है उसको हम पेंट कहते हैं। और ये सभी कार्बन जो है सिंगल बंध से जुड़े हैं, एकल बंध से जुड़े हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम नामकरण कर लेते हैं। तो 2 क्लोरो पेंटेन क्या हो गया, 2 क्लोरो पेंटेन। तो इस तरह से हम नामकरण कर लेते हैं। अब नामकरण में सपोज करें कि इसी में एक और लग गया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, OH। 2 क्रियात्मक समूह हो गए। तो 2 क्रियात्मक समूह हो गए तो हम पहले दोनों क्रियात्मक समूह में ये देखते हैं कि कौन से क्रियात्मक समूह में प्रीफिक्स लगता है और किस क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगता है। तो आप जानते हैं कि क्लोरो का ये प्रीफिक्स लगता है और OH जो होता है उसका हम सफिक्स लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, आल लगाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख देते हैं। लेकिन यदि दोनों प्रीफिक्स दोनों सफिक्स रहे तो उसमें हम उसके अल्फाबेट के अनुसार करते हैं। अभी हम बताएंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि क्लोरो है और ये ऑल है, OH है, एल्कोहली समूह है। तो इसको क्या करेंगे, पेंटेन में हम आल जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, ऑल जोड़ देते हैं। तो पेंटेनॉल, और ये किस कार्बन से लगा है इसको हम जोड़ देते हैं। किस कार्बन से लगा है, एक कार्बन से लगा है। तो ये हो गया पेंटेनॉल 2। तो हो गया 2 क्लोरो पेंटेनॉल 2। इस प्रकार से इसका नामकरण हम कर लेते हैं, IUPAC में नाम लिख देते हैं। अब यदि हमने बताया कि अगर दोनों जो है
माना कि ये है, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रोमीन लग गया Br। अब ब्रोमीन लग गया, अब देखिए कितने क्रियात्मक समूह हैं, 3 क्रियात्मक समूह हैं, 1 2 और 3 क्रियात्मक समूह में हम वही बात फिर करते हैं कि कौन से प्रीफिक्स हैं और कौन से सफिक्स के रूप में जुड़ते हैं। तो ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन है वो प्रीफिक्स के रूप में जुड़ता है, पहले जुड़ता है, तो पहले जुड़ता है, और OH वाला जो है बाद में जुड़ता है। तो पहले जुड़ता है तो उसमें हम अल्फाबेट से देखेंगे, अल्फाबेट में जो पहले आता है। अब देखेंगे इसमें क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो पहले आता है। तो ये B जो है ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। तो ब्रोमो को हम पहले लिखेंगे और क्लोरो को बाद में लिखेंगे। और रही बात काउंटिंग करने की, तो काउंटिंग उसी तरह से करेंगे कि कार्बन की संख्या जिधर से कम आती है उधर से ही गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 वैसे आपने लिख रखा है। तो अब आप देखेंगे तीसरे नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है। तो तीसरे नंबर पे हो गया ब्रोमीन, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद आप मुख्य श्रृंखला लिखेंगे। आप सभी प्रीफिक्स खत्म हो गए, मतलब पहले लगने वाले सभी खत्म हो गए, ये बाद में लगता है, अंत में लगता है। तो मुख्य श्रृंखला पहले लिख दीजिए। कार्बन की कौन सी मुख्य श्रृंखला है, कार्बन की मुख्य श्रृंखला 5वीं कार्बन, 5वें को हम पेंटेन कहते हैं, सभी सिंगल वन से जुड़े। तो आप लिखेंगे पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। इसमें ई हटा के OH का आल होता है जो हम जोड़ देंगे, क्या हो गया, पेंटेनॉल 1। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेनॉल 2 पेंटेनॉल 1। इस प्रकार से इसका नामकरण हम कर देते हैं। अब ऐसे ही नामकरण करने की बहुत सारी विधियां हैं, उनको हम लोग बारी बारी से करेंगे। जितना कि मैंने बताया आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर इसके आगे हम बताते हैं। तो इतना इस वीडियो में आप देखिए, इसके आगे हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।